हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 ओणम के रंग। तो इसमें जो ओणम चैप्टर और जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो यह चित्र ओणम के त्यौहार पर आयोजित नौका दौड़ का है, यानी कि बोट रेसिंग वहाँ होती है, तो उसी का ये पिक्चर है। केरल राज्य का एक स्थान आरनमुला, ओणम के त्यौहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। तो जब भी ओणम का फेस्टिवल होता है ये लोग हमेशा ये रेस करते हैं। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, देखते हैं इसको। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। ये नहीं कि सिर्फ ओणम में नौका दौड़ ही होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें यहाँ पर पता चलेंगी। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। देन उसके बाद में जो है लाल पीले जो भी सफ़ेद फूल हैं वो तोड़ने के लिए हम बगीचों से निकल पड़े। सूर्योदय बच्चे जो है निकल पड़ते हैं। सूर्योदय होते ही बच्चों के ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली जो होती है वो बनाते हैं, गोबर से लीपते हैं सूर्योदय होते ही, जैसे यानी कि सूर्य सुबह हो गई उसी टाइम पर, और फूलों से रंगोली बनाते हैं। इसी के साथ केरल में ओणम का त्यौहार भी शुरू हो गया। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्वी दिशा में सहाय पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। बादल हट गए, हवाएं भी रुक गई, और उसके बाद में क्या होता है, मतलब हर तरह पे आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, हरा भरा दिखाई देता है, फूल दिखाई देते हैं, और तभी जो है सूरज भी निकल जाता है। तो सूरज से निकलने से क्या होता है, सूरज की रोशनी से जो समुद्र की लहरें हैं वो चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं, और रेत जो है वहाँ पर वो भी चमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के छोकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलाने लगते हैं। बयार यानी कि हवा जो है धीरे धीरे चलने लगती है, तो उससे जो नारियल के पत्ते हैं वो भी हिलने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है, और नदी का जो निर्मल जल होता है, स्वच्छ जल जो है वो और भी सुंदर बना देता है वहाँ के एनवायरनमेंट को। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियाँ करते हैं, और बहुत सारे पक्षी अलग अलग तरह के आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, वो खेलते हुए इधर उधर उड़ते रहते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती है, और तितलियाँ इधर उधर फूलों पर मंडराती रहती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो ये इस तरह से फील होता है कि जैसे प्रकृति खुद भी उनकी इस त्यौहार में शामिल होना चाहती है, तो उसने अपनी तैयारी कर ली है, अब लोग करेंगे। किसान उपज काट चुके होते हैं, और वो किसान जो अपनी फसल काट लेते हैं और खलिहानों में धान भरे हुए धान लगा देते, धान का टाइम आ जाता है। कहा जाता है कि ओणम का त्यौहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है, यानी कि पहले के टाइम पे जो कहानी थी उसी से रिलेटेड है, कथा है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल यानी कि तीनों लोकों पर था, फैला हुआ था। महाराज महाबली के राज्य में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे, यानी कि सब लोग खुश थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। तो महाविष्णु यानी कि जो भगवान विष्णु है वो रूप लेकर आए, और जो राजा महाबली थे उन्हें बोले कि मुझे सिर्फ 3 पग यानी कि 3 जो कदम मैं रखूंगा उतनी भूमि चाहिए। याचना की यानी कि विनती की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। तो महाबली बोले ठीक है, मैं अभी दे देता हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ये है राजा महाबली ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। तो अब इन्होंने क्या किया, एकदम से अपना वामन रूप त्याग दिया और इतने बड़े हो गए, अपना आकार बड़ा कर लिया। उन्होंने 2 पग में स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया। अब 2 ही पग थे, मतलब 2 कदम ही चले उन्होंने, और 1 कदम में स्वर्ग और 1 में भूमि और जमीन, जो नीचे का जो एरिया होता है, पाताल जिसे बोलते हैं धरती के अंदर का, वो दोनों को नाप लिए। अब तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं बची थी, तो उनका तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा, तो महाबली ने महाविष्णु को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। तो जब वो बोलते हैं कि अब मैं तीसरा अपना कदम कहाँ रखूँगी, मैंने तो 3 कदम भूमि मांगी थी, तो महाबली बोलते हैं इस तरह से बैठकर कि आप मेरे सर पर अपना तीसरा पग रख दीजिए।
महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। तो महाबली ने बोला कि मैं महाविष्णु है, उन्होंने बोला मैं तुम्हारे इस व्यवहार से प्रसन्न हूँ, तो तुम पाताल लोक तुम ले लो। महाबली ने पाताल जाने से पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए, कि ठीक है मैं नीचे चला जाऊंगा लेकिन साल में एक बार मैं जो है ऊपर ज़रूर आऊँगा अपनी प्रजा से मिलने के लिए। सो महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं, तो इसलिए वो एक बार केरल में आते हैं और महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो उसी त्यौहार को ओणम बोला जाता है जिस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र में के दिन ओणम का त्यौहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। तो सब लोग जो है बहुत खुश होते हैं इस दिन, अपनी दुख वगैरह भुलाकर सब लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। और उनसे रिलेटेड एक गाना भी है, गीत है, लोकगीत जो है लोग गाते रहते हैं, तो वो उनके महाबली के लिए जो है वो अभी भी लोग गाते हैं। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, ढाका नहीं धोखा नहीं, डाका नहीं धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं। कि जब महाबली राजा थे तो उनके यहाँ पर सब जन यानी कि हर एक इंसान समान है, कहीं पर दुख नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ना कोई डाका पड़ता है यानी कि कोई लूट खसोट नहीं होती है, धोखा नहीं देता है, ना ही कोई एक दूसरे को झूठे वादे करते हैं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का परपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। और ऐसे नहीं होता कि जैसे नकली वो होते ना, मतलब जैसे वेट के लिए मशीन आजकल हैं, पहले तो इस तरह से तराजू होता था, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे, इस तरह के तराजू में नीचे एक तरफ चुंबक लगा देते थे जिससे कि वेट जो है मतलब सब्जी कम आएगी लेकिन वेट ज़्यादा दिखाएगा। तो इस तरह के तराजू नहीं है, नाप में कोई कमती नहीं होती, जितने का सामान है उतने का ही मिलेगा, छल कपट नहीं है, कोई किसी को मतलब किसी तरह से किसी को धोखा वगैरह नहीं देते, और हर जगह जो है प्रेम और प्रसन्नता खुशी छाई रहती है। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। अब इस ओणम मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां होती हैं, सबसे पहले तो घर के मुखिया से कपड़े लिए, फिर सब लोग तैयार होते हैं, जैसे कि फूल एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रतिभोज आयोजित किया जाता है, यानी कि एक स्पेशल तरह का खाना भी बनाया जाता है उस दिन। प्रतिभोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद सब लोग ये सब काम करते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे कि तलम तुकली या किलिंट टुकली में या ताश शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम के त्यौहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये भी है। आरणमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का आयोजन भी किया जाता है। महिलाओं और लड़कियों ने अपने अपने नृत्य और खेल होते हैं। महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं उनके भी अपने अपने खेल और नृत्य जिनके अलग अलग नाम हैं, जैसे तुम्बी तुलल और कोकी टिकली और झूला झूलना। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती है, यानी कि तीसरे दिन वो सारी मूर्तियाँ जो भी बनाई जाती हैं वो सब हटा दी जाती हैं। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ साथ अपने कार्यों में लग जाते हैं, और फिर सब लोग फिर से वही अपने अपने काम जो उनके होते हैं उसमें लग जाते हैं। ये है के.सी. नायर ने लिखा है, दिल्ली के संभार से कहीं से इन्होंने लिया होगा, वहाँ से लिखा है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओणम का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है।
ओणम का त्यौहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? ओणम का त्यौहार महाबली नामक राजा की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिनका शासन बहुत ही सुखमय था, समानता से भरा हुआ था और कहा जाता है कि महाविष्णु ने वामन रूप में आकर उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। आप कौन कौन से त्यौहार मनाते? तो जो भी त्यौहार हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर त्यौहार के नाम है इसी तरह से आप अपने लिख सकते हैं। आपको कौन सा त्यौहार सबसे अधिक अच्छा लगता है, क्यों? मुझे दीपावली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन घरों को दीपों और रंगोलियों से सजाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है और चारों ओर खुशी का माहौल होता है। आपका जो फेवरेट त्यौहार है वो आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में। त्यौहार वाले दिन आप क्या क्या करते? तो त्यौहार के दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहाता हूँ या नहाती हूँ, लड़की हैं तो नहाती, नए कपड़े पहनता हूँ, घर की सफाई और सजावट में भाग लेते हैं, फिर मैं मिठाइयाँ बनाती हूँ और परिवार और मित्र के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर पूजा और उत्सव में जाते हैं। बच्चों को किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्यौहार आरंभ हो गया है? तो कौन सा? बच्चों के आंगन में पुक्कमम जो फूलों की रंगोली है वो बनाते हैं। महाबली ने वामन को कौन सा वरदान दिया था? कौन सा दिया था? महाबली ने वामन को कौन सा जो है वरदान दिया था? 3 पग भूमि देने का वरदान उन्होंने दिया था। तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद दी जाती हैं, क्यों? क्योंकि तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। अब आपको यहाँ पर करना है कि कौन सा क्या है, किस चीज़ का है, दोनों को मिलान करना है आपस में। पुक्कलम फर्स्ट यहाँ दिया हुआ था ऑलरेडी। फूल पत्तियों और त्योहारों जो हैं तरह तरह के सूखे फूलों से रंगोली को बनाया जाता है। द्रोण पुष्प क्या थे? इसमें सूफा और गुमा नेमे जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये इसमें जो है सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे, उन्हें बोला जाता है। तलपंत कुकली ये क्या है? इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, इस दल के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है, जो दूसरे दल के खिलाड़ी उसे लपक कर पकड़ते हैं। उसके बाद किल्ली टुकल्ली, इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे लंबाई में पंक्ति खींचकर 5 भागों में मतलब डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किल्ली की भूमिका दी जाती है। कोकोटिकल्ली यह तिरुवरीताकल्ली नृत्य का दूसरा रूप है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। और एक ये है त्रिविक्रम, तीनों लोकों को जीतने वाले। इनके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार में लिखना है। ओणम के भोज में चावल, सब्जी, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल बनाए जाते हैं। खीर के बारे में खीर जो है चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है। इसमें कभी कभी सूखे मेवे भी डाले जाते हैं। खीर मीठा और स्वादिष्ट पकवान होता है, जिसे त्यौहार पर विशेष रूप से बनाया जाता है। आपके राज्य में कौन से त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्यौहारों की कौन सी बातें ओणम से मिलती जुलती हैं? तो अब आपकी जो भी आपकी स्टेट है उससे रिलेटेड जो आपका रहेगा वो आपको बताना है। जैसे कि मेरे राज्य में दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में भी लोगों घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और परिवार और मित्रों के साथ खुशियाँ बांटते हैं। और ये सभी बातें ओणम में भी होती हैं। ओणम में गाए जाने वाले लोकगीतों में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? तो क्या क्या होता है लोकगीत में? जो है महाबली के शासन को एक आदर्श युग के रूप में बताया गया। उसमें कहा गया कि सभी लोग समान हैं, दुख, दर्द, छल कपट, धोखा, द्वेष, अत्याचार का कोई नामो निशान नहीं था, हर जगह प्रेम और प्रसन्नता थी। पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे? तो जब महाबली पाताल लोक जा रहे थे तो उन्होंने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। इससे यह स्पष्ट है कि वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम की स्वागत की तैयारियों में तैयारी कर रही है? पाठ में बताया गया है कि वर्षा के बाद आकाश साफ हो गया है, ठंडी हवा चल रही है, सूरज की किरणें चमकती हैं, सुंदर और नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है, पक्षी चहचहाते हैं और तितलियां फूलों पर मंडराती हैं। तो ये सब बातें दिखाती हैं कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है। मधुर स्मृतियाँ।
अब आपको क्या करना है, अपने घर में बड़ों से बातचीत करके पता लगाना है कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं, कि कब उन्हें खुशी मिलती है, और उन बातों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखना था देन उनके बारे में लिखना था। तो जैसे मैंने अपने दादाजी से बात की, उन्होंने बताया कि जब वे दादी जी से बात की, उन्होंने बताया कि जब वे छोटी थी तब सारे परिवार के लोग एक साथ त्यौहार मनाते थे। हम सब जो है मिलकर पकवान बनाते और बहुत मज़ा आता था। पापा ने बताया जब उन्होंने स्कूल में इनाम जीता था तब वे बहुत खुश हुए थे, और मम्मी को वह दिन बहुत अच्छा लगता है जब मैं पहली बार स्कूल गया था और मुस्कुराता हुआ हाथ हिलाकर उनसे विदा ली थी। आपके घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न होते हैं, वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, और आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करेंगे, कि आप जैसे हैं अपने घर वालों को कैसे किन बातों से खुश करते हैं, और आपके घर वाले आपकी खुशी के लिए क्या क्या करते हैं, तो आप उनको कैसे धन्यवाद देंगे कि वो आपके लिए इतना सब करते हैं। मेरे घर में जैसे सदस्य मेरी पढ़ाई की में सफलता, अच्छे व्यवहार और मेरी कोशिशों से प्रसन्न होते हैं, और वे मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे घुमाने ले जाते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनका कहना मानता हूँ या मानती हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद हमारे देश के बहुत सारे लोक नृत्य हैं, उनमें से कुछ हैं यहाँ पर। आइए अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की पहचान करते हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, लावणी और कुचिपुड़ी। तो ये अलग अलग तरह के हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि बिहू, भांगड़ा, गरबा, कालबेलिया और छऊ। देश हमारा एक, रंग इसके अनेक। पाठ में आई इस पंक्ति को चिन्हित करके लिखिए जिसमें यह पता चले कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्यौहार है। तो इसमें जो है आया था ना वो स्टार्टिंग में ही, तो वो आपको वहाँ पे लाइन लगानी है, साथ में लिखना भी है। अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। किसान उपज काट चुके हैं, खलिहानों में धान भरे हुए हैं। यह पंक्ति स्पष्ट होता है कि ओणम त्यौहार खेतों की फसल और उपज से जुड़ा है। कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश के खेतों की उपज से जुड़े और कौन कौन से त्यौहार हैं। ठीक है, कुछ के नाम वहाँ आए थे, इसी तरह से आपको और भी फाइंड आउट करने हैं कौन से, और उनके नाम लिखने हैं। बताने थे कि और कहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे पोंगल तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्यौहार है। ये फसलों से जुड़े जो है और त्यौहार बताने थे। पोंगल तमिलनाडु, मकर संक्रांति उत्तर भारत में, बैसाखी पंजाब, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा, नुखाई ओडिशा में, बिहू असम, ओणम केरल में। ये सारे के सारे त्यौहार जो है कटाई और कृषि से जुड़ी जो खुशियों का महोत्सव है। उपज से जुड़ी निम्नलिखित त्यौहार भारत में किन किन राज्यों में बनाए जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ था, अब इसका आंसर यहाँ आ गया। ये सारे त्यौहार हैं जो उपज से जुड़े हैं और मनाए जाते हैं। ठीक है, देशों में अपने राज्यों में, भारत राज्य में। भारत देश के अलग अलग राज्यों में। अब आपको बताना है कि ये कौन कौन सी जगह पर मनाया जाता है। ओणम कहाँ है, लोहड़ी कहाँ है, पोंगल, सांडकिन, बिहू, छठ, फुलदेई, पीला, लाल, हरा, नीला, भूरा, नारंगी, गुलाबी। और ये रंग आपको करना, जैसे ओणम जहाँ मनाते हैं उस स्टेट में आपको करना है पीला रंग, लोहड़ी वाले में लाल, पोंगल वाले में हरा। तो इस तरह से अलग अलग रंग आपको करने हैं। तो जो भी हैं वो यहाँ पर हमने सारे कलर कर दिए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग अपने सारे कलर्स कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये 2 भी हैं। तो जो भी कलर उन्होंने बोला, जैसे ओणम है पीला रंग करना था तो यहाँ कर दिया, उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया के मैप जो वहाँ पर दिया हुआ है उसमें आपको ये सारे कलर्स करने हैं। यह रंगों का उल्लेख आप अपने मानचित्र के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि ओणम केरल, लोहड़ी पंजाब, पोंगल तमिलनाडु, साकवेया सिक्किम, बिहू असम, छठ बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और फुलदेई उत्तराखंड में। ओणम पर गाया जाने वाला लोकगीत, तो मलयालम लोकगीत का हिंदी रूप है, मलयाली लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन ये हिंदी में यहाँ पर है। महाबली के राज में सब जन एक समान, जो ये हमने ऊपर पढ़ा था। दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। और ये इसका मलयालम, मतलब जिस लैंग्वेज में ये लोग गाते हैं बोलते हैं वही लैंग्वेज में। शब्दों के चमत्कार, पाठ से आए कुछ वाक्यों के अंश नीचे लिखे गए, इन्हें ध्यान से पढ़ो। हल्की हल्की बयार के छोके, नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्प, ऊंचे ऊंचे दीपदान। इन वाक्यों में हल्की, ऊंचे और नन्हे शब्दों का 2-2 बार प्रयोग हुआ है। इस शब्दों का एक बार प्रयोग करके पढ़ते हैं। अब इनको एक बार प्रयोग करके, हल्की बयार के झोंके, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफेद द्रोण पुष्प।
अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो क्या अलग होता है इसमें, आप भी इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं। कुछ वाक्य खुद से बनाने थे। मीठी मीठी बातें दिल को भा गई, धीरे धीरे चलो फिसल सकते हो, लंबी लंबी सांसें लेकर वह शांत हुआ, छोटी छोटी बातों में वह खुश हो जाता है, रिमझिम बारिश में बच्चे झूम उठे। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पूर्व दिशा में साहया पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना और थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में अलग शब्द आपको बनाने हैं। शब्द क्या, सेंटेंसेस बनाने, वाक्य बनाने हैं। चमकना, रात में आसमान में तारे सुंदर चमकते हैं। मंडराना, मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर मंडराती रहती हैं। थमना, तेज बारिश कुछ देर बाद थम गई। इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखना है और उनका प्रयोग करना है। जैसे कि सफ़ेद द्रोण पुष्प, तो सफ़ेद का यूज़ करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने, जैसे बच्चे मूर्तियों को सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजा रहे थे, ऐसे ही और भी ढूंढने और यहाँ पर लिखने। अब ये वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, हम ये और सेंटेंसेस बना देने थे। ओणम के समय ठंडी हवाएं चलने लगती है। नन्हे नन्हे फूलों से आंगन की रंगोली बनाई जाती है या बनाई गई। बच्चे रंग बिरंगे फूल बाग से तोड़कर लाए। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। इस शब्द को उलट कर पढ़ें तो भी यह मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे ही और भी शब्द जो आगे पीछे से पढ़ने पर एक समान रहते हैं, जैसे सरस, जहाज। आप भी 5-5 की टोलियां बनाकर ऐसे और शब्द ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कड़क, मदम, नयन, रबड़ और नमन। त्योहार और सामूहिकता, इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिनमें यह भाव निकलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नौका विहार है तो एक तो नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, टीम होती हैं उनकी और सब लोग देखने के लिए भी आते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी जो भी है उनको आपको टिक करना है या अंडरलाइन कर देना है। त्योहार मिलजुल कर मनाई जाने वाली पंक्तियां हैं। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंता और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। हर कोई मिलजुल कर ओणम का त्यौहार मनाता है। सभी लोग ओणम मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है। तो सभी साथी मिलकर योजना बनाएं कि वन महोत्सव का आयोजन हेतु क्या क्या चाहिए होगा। तो क्या चाहिए, वन है तो पेड़ों की बात तो होगी, तो पेड़ तो चाहिएंगे ही। वन महोत्सव योजना स्कूल में होने वाला है। सभी सहपाठी मिलकर स्कूल में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। छोटे छोटे पौधों को स्कूल परिसर में लगाया जाएगा। पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। पोस्टर बनाकर वृक्षारोपण का महत्व बताया जाएगा। भाषण, कविता पाठ और नाटक का जो है आयोजन किया जाएगा और शिक्षक व अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। आमंत्रण पत्र है। प्रिय अभिभावक गण, नमस्ते। हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, होने जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी पेड़ पौधे लगाएंगे और प्रकृति से प्रेम करना सीखेंगे। आपका विद्यालय में स्वागत है। कृपा करके इस कार्यक्रम में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाए। डेट कोई भी हो सकती है, 5 जून 9 बजे से विद्यालय परिसर। आइए मिलकर वृक्षारोपण करें और प्रकृति को संवारें। सादर प्रधानाध्यापक, उसके बाद जो भी आपके स्कूल का नाम है वो। दिए गए स्थान पर पुक्कलम यानी कि रंगोली बनानी और किससे, फूलों से। तो आप यहाँ पर ड्राइंग उसकी कर सकते हैं। अगर फूलों से रंगोली बनानी थी तो इस टाइप की आप कोई भी रंगोली बना सकते हैं, चिपका भी सकते हैं इसी तरह से। आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो स्कूल में जो फेस्टिवल होते हैं उसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं या कैसे भी अपना जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में कई प्रकार से योगदान देता हूँ। मैं सजावट में मदद करता हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ, आमंत्रण पत्र बनाने और बांटने में सहायता करता हूँ और मंच संचालन या भाषण भी देता हूँ। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर हर काम उत्साहपूर्वक करता हूँ ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। अब नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालय की सहायता से कुछ और जानकारी जुटाइए। जैसे कि आपको लिखना है ये केरल है, ठीक है, ये वाला पार्ट।
ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ इसको बड़ा करके दिखाया है। इसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भाषा कौन सी है, परिधान कपड़े कैसे पहनते हैं, यहाँ की फसल, राजधानी, त्योहार और इसके आसपास के जो ये दिखाई दे रहे हैं ये कौन से प्रदेश हैं, स्टेट हैं, वो बताना है। अब हमें केरल का बताना था। शास्त्रीय नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम, भाषा मलयालम, परिधान यानी कि कपड़े, पुरुष जो है मुंडू पहनते हैं और महिलाएं जो हैं कसू साड़ी। मुख्य फसल धान, नारियल, रबड़ और राजधानी तिरुवनंतपुरम। त्योहार ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम। सीमांत प्रदेश आसपास जो लगने वाले हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप समुद्र। वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर वो वामन आए थे ना कि वामन रूप यानी कि छोटा रूप, ब्राह्मण का छोटा सा रूप बनाकर आए थे। महाबली ने संभवतः विष्णु के वामन रूप को देखते हुए ही उन्हें 3 पग भूमि दान देने का निर्णय किया होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला होगा कि ठीक है 3 पग छोटा सा तो है, ये कितने ले लेगा, तो 3 पग दे दिया होगा। हम भी किसी के शारीरिक रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पर मेन ये है कि हम किसी को देखकर हम ये नहीं कर सकते या ये नहीं बता सकते कि वो ये काम कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो किसी को भी देखकर हमें अपनी धारणाएं नहीं बनानी चाहिए और ऐसे लोगों की सूचनाएं बनानी है कि जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को प्रूव किया कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ये काम भी कर सकते हैं। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद बड़ी उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों की सूची। स्टीफन हॉकिंग प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, ALS रोग था इन्हें। हेलन केलर दृष्टिहीन थी, देख नहीं पाते थे और श्रवण बाधित थी, सुन भी नहीं पाते थे। शिक्षा और समाज सेवा में योगदान दिया होते हुए भी। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में पदक जीता है। सुधा चंद्रन कृत्रिम पैर के सहारे प्रसिद्ध नृत्यांगना, मतलब नाचती हैं, डांस करते हैं ये। एंड निक वुजुविक, अब ये क्या है, वुजिकिक, इनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, ये मोटिवेशनल स्पीकर। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।